हेलो एवरीवन। तो हम लोग पार्ट बी को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि सेक्शन बी को डिस्कस कर रहे थे। इसका हमने फर्स्ट लेक्चर ले चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर होगा ये सेकंड होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग ऐसे आगे की कॉन्टिन्यूस सीरीज में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर। शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। और जो आपको वो बायोकेमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो शुगर को जोड़ करके स्ट्रक्चर बनाया गया। एक शुगर ये है और दूसरी शुगर ये है। कह रहा है विल नॉट रिड्यूस टॉलिंग रिएजेंट। कह रहा है कि जो चार शुगर दिए गए हैं इसमें से कौन सा शुगर है जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा। तो देखिए हमने शुगर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक थे रिड्यूसिंग शुगर्स और दूसरे थे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो शुगर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी वो एनोमेरिक कार्बन, यानी कि जो पहला कार्बन होता है जिसके साथ में चार अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, उसके बेसिस पर उसका OH ग्रुप फ्री है या नहीं है ये डिसाइड होती थी। तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी कहाँ से आती थी? जो एनोमेरिक कार्बन है उसके फ्री OH ग्रुप से। यानी कि अगर पहला कार्बन जो है वो हमारा बॉन्डिंग में अगर चला गया तो उसके पास रिड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं बचेगी और वो शुगर हमारा कैसा होगा? नॉन रिड्यूसिंग होगा। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि कैसे आप पहचानेंगे कि हमारा कौन सा कार्बन पहला कार्बन है। तो मैंने कहा था जो ऑक्सीजन जो होता है हमारा उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन होगा ये हमारा पहला कार्बन होगा। तो देखिए इसमें पूछा गया है नॉट रिड्यूस, यानी कि वो कैसा शुगर होना चाहिए? नॉन रिड्यूसिंग होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये हमारा पहला कार्बन हो गया। तो इसका शुगर जो है इसका OH ग्रुप जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन बचेगा। दूसरा शुगर जो है इसका ऑक्सीजन ये है, तो इसका पहला एनोमेरिक कार्बन ये है। यहाँ पर देखिए इसका OH ग्रुप फ्री है, तो यानी कि OH ग्रुप की वजह से क्या आती थी? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, यानी कि हमारा आंसर ये नहीं जाएगा। दूसरे में देखिए ये ऑक्सीजन है, यानी कि हमारा पहला कार्बन है, OH ग्रुप बॉन्डिंग में है। ये ऑक्सीजन है और ये हमारा पहला कार्बन है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये भी हमारा कैसा शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन पहला कार्बन, ऑक्सीजन पहला कार्बन, इसका OH ग्रुप फ्री है, तो ये भी कैसा है? रिड्यूसिंग है। अब आप इस वाले को देखिए, क्वेश्चन को, इस वाले ऑप्शन को देखिए। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये हमारा पहला कार्बन। ऑक्सीजन दूसरे शुगर में कहाँ है? ये हमारा पहला कार्बन। तो दोनों कार्बन जो है पहले वाले वो बॉन्डिंग में क्या है? इन्वॉल्व है। यानी कि इस शुगर के, इस डाइसेकेराइड के कोई भी पहला कार्बन जो है वो फ्री नहीं है। अगर फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है तो ये शुगर कैसा होगा हमारा? नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है। यहाँ पूछा गया था कि नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा जाना चाहिए? फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग पैटर्न है ये अल्फा 1s2 1 अल्फा का है। और इस तरह का हमने स्ट्रक्चर डाइसेकेराइड में कहाँ पर पढ़ा हुआ था? जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। तो जो ट्री हेलोज था जो हमारा, उसमें अल्फा 1s2 1 अल्फा बॉन्डिंग थी, यानी कि दोनों पहले कार्बन जो है उस वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व थे। वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। ये इसका जो C3 एंडो C2 एंडो स्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इस शुगर को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है जिससे स्टूडेंट क्या हो? कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन देखकर पहचान लेना था कि करेक्ट आंसर हमारा क्या जाना चाहिए? फोर्थ। तो इसका आंसर जो करेक्ट जो आएगा कौन सा जाएगा? फोर्थ। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन फैक्टर। तो ट्रांसलेशन फैक्टर क्या होते हैं? जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हो उसे हम लोग ट्रांसलेशन फैक्टर बोलते हैं। इज यूज एट द स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन। कह रहा है कि इनमें से कौन से ट्रांसलेशन फैक्टर हैं जो ट्रांसलेशन इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, एंड डिफाइंड एज एंटी एसोसिएशन फैक्टर फॉर 30s एंड 50s सब यूनिट इंटरेक्शन। और कह रहे हैं कि इनमें से वो एंटी एसोसिएशन फैक्टर, यानी कि देखो ये हमारी स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, और ये हमारी लार्ज सब यूनिट है। तो वो फैक्टर का नाम बताना है हमें जो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग को क्या करता है? रोक देता है। ठीक है। जो स्मॉल सब यूनिट जो है इसको लार्ज सब यूनिट से बाइंड ना होने दे, उस फैक्टर का हमें इसमें नाम पूछा गया है। तो इनिशिएशन फैक्टर को हम लोग IF1 IF2 IF3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और RRF जो है वो हमारा राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर है। यानी कि देखो ये कंडीशन रही होगी जिसमें दोनों राइबोसोम की सब यूनिट अलग अलग रही होंगी, फिर वो दोनों मिली होंगी, लेकिन हमें अगले राउंड के ट्रांसलेशन में जाने के लिए इनको फिर से अलग करना पड़ेगा ना। तो वो काम कौन करता है? हमारा राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर। एक एक करके हम सारे फैक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले आप इमेज देख लीजिए।
ये देखिए जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया वही यहाँ पर दिया हुआ है। ये 50s और 30s सब यूनिट पहले जुड़े हुए हैं, ये अनअटैच्ड भी होंगे, यानी कि स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट से अलग हो सकती है। तो जो हमारी स्मॉल सब यूनिट होती है उसके पास में 3 साइट होती है, एक ई साइट है, दूसरी पी साइट है और तीसरी है हमारी ए साइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो 1 2 3 में रिप्रेजेंट किया गया नंबर, जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना, तो IF1 हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, IF2 हमारा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और IF3 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, और RRF जो है वो हमारा अलग है। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है डायग्राम में कि ये स्मॉल सब यूनिट है और ये हमारी कौन सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये लार्ज सब यूनिट है वो आकर के बाइंड होना चाहती थी स्मॉल सब यूनिट के साथ में। देखिए ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि आ रही थी, लेकिन IF3 की वजह से ये यहाँ से टकरा करके क्या हो गया, वापस चली गई। तो IF3 जो है वो हमारा लार्ज सब यूनिट को स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग को रोकता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले हमारा IF3 आ गया, फिर हमारा IF1 IF2 आएंगे। IF1 जो है वो ए साइड पर बाइंड करेगा और उसको मास्क करेगा। उसके बाद हमारा tRNA आता है इनिशिएशन कोडॉन को लेकर के, इनिशिएशन अमाइनो एसिड को लेकर के, फॉर्मल मेथियोनिन और mRNA आएगा। ये आकर के जब बाइंड हो जाते हैं उसके बाद जो हमारा IF3 है वो रिलीज हो जाता है और लार्ज सब यूनिट को अलाउ करता है कि अब आप आइए और बाइंड कर जाइए। यानी कि IF3 जब तक रहेगा तब तक लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट के साथ में बाइंड नहीं करेगी। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एंटी एसोसिएशन फैक्टर, यानी कि 30 और 50 जो सब यूनिट है उसके एसोसिएशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो वो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट क्या जाना चाहिए, जाना चाहिए IF3, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में हम जरा यहाँ इसको डिटेल में देखते हैं। IF1 का क्या रोल है, तो IF1 प्रिवेंट tRNA फ्रॉम बाइंडिंग टू द पोर्शन ऑफ स्मॉल सब यूनिट दैट विल बिकम पार्ट ऑफ ए साइट। ये क्या करता है, जो tRNA लेकर आते हैं ना कोडॉन को, वो ए साइट पर आकर के ना बाइंड हो, कहाँ पर आकर बाइंड हो, पी साइट को। तो उसको इंश्योर करता है कौन, IF1 जाएगा और ए साइट पर बाइंड कर लेगा और tRNA की बाइंडिंग को रोक देगा। IF2 जो है वो हमारा GTPase होता है। IF3 का काम अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लार्ज सब यूनिट की स्मॉल सब यूनिट के साथ में बाइंडिंग को रोकता है। उसके बाद हम बात करते हैं RRF की। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल ए फैक्टर नोन एज राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RRF बोलते हैं, cooperates with EFG एंड IF3 टू रिसाइकिल राइबोसोम आफ्टर पॉलीपेप्टाइड रिलीज। एक बार क्या हुआ कि यहाँ से जब प्रोटीन बनना शुरू होगी, जब प्रोटीन बन जाएगी तो जो राइबोसोम की रिसाइकलिंग को स्टिमुलेट करेगा कौन, RRF। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, 3 जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन जंक्शन। कम्युनिकेशन जंक्शन के बारे में पूछ रहा है। लिंक एडजेसेंट सेल इन प्लांट, जो क्या कर रहा है कि आप पास पास वाली सेल को लिंक कर रहा है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, और बात किसकी हो रही है, प्लांट की हो रही है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ से साइटोप्लाज्म इसका दूसरी सेल में जा सकता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग प्लांट में नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा और एनिमल्स में नाम देते हैं गैप जंक्शन। ये वाला क्वेश्चन अक्सर हर दूसरे एग्जाम में CSIR के में पूछा जाता है, तो आपको इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेना है कि जो सेल कम्युनिकेशन है, जहाँ पर मटेरियल भी फ्लो हो सके या मॉलिक्यूल भी फ्लो हो सके, उस तरह के जंक्शंस को प्लांट में प्लाज्मोडेस्मेटा और एनिमल्स में गैप जंक्शन बोलते हैं। विच परमिट स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास फ्रॉम सेल टू सेल while blocking the passes of most large molecule। मोस्ट लार्ज मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रोक देगा, और लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल है उनको ट्रांसपोर्टेशन इस एक सेल से दूसरी सेल में उसको फेवर करता है। इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम समझे तो देखिए ये हमारा 2 सेल है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है एक सेल का, और ये यहाँ पर जो है वो दूसरी सेल का साइटोप्लाज्म है। इसके बीच में ये गैप प्रेजेंट होते हैं। इसमें से कई बार क्या होता है कि एक सेल की ER जो है वो भी मूव करके दूसरी सेल के ER में चली जाती है। तो ऑर्गेनेल भी मूव कर सकते हैं। कई एग्जाम में तो ऐसे पूछ लिया कि कौन से जंक्शंस में ER एक सेल का मूव करके दूसरी सेल में चला जाता है। तो आपको याद रखना है, एनिमल में बात करें तो हम गैप जंक्शन बोलेंगे और प्लांट में बात करेंगे तो प्लाज्मोडेस्मेटा। आगे बढ़ते, प्लाज्मोडेस्मेटा इसे फर्स्ट वो शॉर्ट फॉर्म में PD बोलते हैं। आर कोएक्सियल मेम्ब्रेनस चैनल दैट क्रॉस वॉल ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल। जो क्या करता है, ये आसपास की सेल है, इनके बीच में गैप होता है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है लिंकिंग द साइटोप्लाज्म। जो क्या करता है, दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ता है और उसके साथ साथ ER को भी जोड़ता है। एक सेल की ER दूसरी सेल में जा सकती है।
and allowing direct cytoplasmic cell to cell communication of both small molecule and macromolecule। कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन और आरएनए को भी फेवर करते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म तो दोनों का एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल और कुछ जो है थोड़े बहुत अमाउंट में लार्ज मॉलिक्यूल भी एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। बात करते हैं डेस्मोटिब्यूल की। डेस्मोटिब्यूल इज एन एंडोमेम्ब्रेनस ड्राइव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, तो डेस्मोटिब्यूल जो है वो एंडोमेम्ब्रेन यानी कि ईआर ड्राइव एंडोमेम्ब्रेनस ड्राइव्ड स्ट्रक्चर होते हैं कनेक्टेड वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ टू एडजेसेंट सेल। जो हमारे डेस्मोटिब्यूल हैं ये दो सेल्स को ईआर को कनेक्ट करते हैं। तो ए डेस्मोटिब्यूल इज एन एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा दैट कनेक्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ टी टू एडजेसेंट सेल। जो डेस्मोटिब्यूल्स होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, तो दो सेल के ईआर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सेल साइकिल रेगुलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, ए टेम्परेचर सेंसिटिव एस्ट बॉम्बे। एक एस्ट बॉम्बे जो है वो ईस्ट है, जो कैसा है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। म्यूटेंट एग्जिबिट सेल साइकिल अरेस्ट। एस्ट बॉम्बे का टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट है जो सेल साइकिल अरेस्ट को शो करता है बोथ एट द G1 टू एस फेज। देखो G1 से एस फेज में जाने को रोकेगा और G2 से एम फेज में जाने को रोकेगा, ये कंडीशन दे दी है। दिस इज पॉसिबली ए म्यूटेशन ऑफ। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा एस बॉम्बे ईस्ट होते हैं इसमें एक ही CDK होता है और एक ही साइक्लिन होता है। इसको हम समझने के लिए और अच्छे से समझ ले रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर CDK प्रेजेंट होता है उसे हम लोग नाम देते हैं CDC2। CDC2 जो है ये हमारा क्या है, CDK है, और CDC13 जो है ये हमारा साइक्लिन है। तो पूरी सेल साइकिल को हमारा CDK2 और CDC30 ये जो है रेगुलेट करते हैं इन एस फॉर्म। तो एक ही CDK और एक ही साइक्लिन जो है वो पूरे सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो आपको कहीं पर भी CDC13 नहीं दिखेगा, लेकिन CDC2 आपको दिख रहा है, तो यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। अगर हम CDC2 में म्यूटेशन कर देंगे तो G1 से S और G2 से M फेज में जो जाना है वो बंद हो जाएगा। इसको और तरीके से समझते हैं हम। देखिए तो जो CDC2 और CDC13 का जो कॉम्प्लेक्स होता है, CD साइक्लिन का कॉम्प्लेक्स होता है, वो G1 से और S फेज को देखिए एरो का निशान बना हुआ है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो CDC2 और CDC13 ये G2 से M को फेवर करता है। प्लस का सिंबल जो बना हुआ है इसका मतलब है कि फेवर कर रहा है, निगेटिव सिंबल मतलब होता है सप्रेस कर रहा है। तो CDC2 और CDC13 का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो G1 से S में फेवर करता है और G2 से M में फेवर करता है। अगर हम CDC को और साइक्लिन को ब्लॉक कर देंगे तो हमारा जो G1 से S और G2 से M में जाने वाला जो ट्रांजिशन है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारा क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है सेग्रीगेशन ऑफ एलील कैन अकर आइदर एट एनाफेज फर्स्ट। जो एलील का सेग्रीगेशन है वो या तो एनाफेज फर्स्ट में होगा या फिर कहाँ होगा, एनाफेज सेकंड में। ऑफ मियोसिस, मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में होगा या फिर एनाफेज सेकंड में होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल मॉडल सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग एट स्टेट विच एलील सेग्रीगेशन अकर्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब हम लोग इकोलॉजी वो पढ़ते हैं जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स में वहां पर हम लोग ये एलील सेग्रीगेशन पढ़ते हैं या फिर जीन मैपिंग पढ़ते हैं। तो जो न्यूरोस्पोरा हमारा ऑर्गेनिज्म है उसमें ये आपको पढ़ना होता है जो एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है। तो इसका हमारा आंसर जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन जाएगा न्यूरोस्पोरा क्रेसा। इसकी दो स्पीसीज हैं, न्यूरोस्पोरा क्रेसा और न्यूरोस्पोरा टेट्रास्पर्मा। इन दोनों के अंदर जो है वो हम एनाफेज और एनाफेज 2 की जो सेग्रीगेशन की स्टडी है वो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जब आएगा हमारा कौन सा, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन इज यूज टू कोड फॉर सेलिनोसिस्टिन इन इकोलाई। कह रहा है कि नीचे 4 कोडॉन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कोडॉन है जो सेलिनोसिस्टिन को कोड करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सेलिनोसिस्टिन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सेलिनोसिस्टिन जो है वो हमारा एक अपवाद है
ये इकलौता एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो टर्मिनेशन कोडॉन यूएजी द्वारा कोड किया जाता है। यूएजी हमारा एक टर्मिनेशन कोडॉन है, लेकिन सेलिनोसिस्टीन क्या एक एक्सेप्शन है जो यूएजी टर्मिनेशन कोडॉन सेलिनोसिस्टीन के लिए कोड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके हम स्ट्रक्चर को भी जरा समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा सिस्टीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर COOH ग्रुप है, NH2 है हाइड्रोजन, और ये CS2 ग्रुप है। इसके साथ में हमारा ये सल्फर जुड़ा हुआ है, उसके साथ में H है। ये हमारा स्ट्रक्चर है सिस्टीन का। अब देखिए, जो हमारा सेलिनोसिस्टीन है वो सिस्टीन से ही, सिस्टीन के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, या फिर बोले कि सिस्टीन को ही मॉडिफाई करके सेलिनोसिस्टीन बना लेते हैं। अगर हम जो यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है इसको हम सेलेनियम के साथ में रिप्लेस करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, सेलिनोसिस्टीन का। अब आप ये सेलिनोसिस्टीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सेलेनियम लगा दिया गया। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं कि क्या डिससिमिलरिटी है। तो केवल सल्फर की जगह हम सेलेनियम लगा दें तो वो हमारा सेलिनोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखिए जरा, सेलेनियम इज एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू 25 ह्यूमन प्रोटीन। 25 ह्यूमन प्रोटीन से उसमें सेलेनियम पाया जाता है एज द अमाइनो एसिड सेलिनोसिस्टीन। किसके रूप में, सेलिनोसिस्टीन के रूप में सेलेनियम पाया जाता है 25 ह्यूमन प्रोटीन्स में। सेलिनोसिस्टीन जो है वो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक चीज और समझ लीजिए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर था ये हमारा था सिस्टीन। एक टर्म और आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सिस्टाइन। अगर हम दो सिस्टीन मॉलिक्यूल को जोड़ दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे क्या, सिस्टाइन। तो देखिए यहाँ पर SH ग्रुप है ना, SH ग्रुप है। यहाँ पर देखिए एक सिस्टीन ये है, दूसरा सिस्टीन ये है, एक SH इसका दूसरा इसका। जब इन दोनों हम सिस्टीन मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, H+ निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ये दो सिस्टीन के मिलने से हम लोग नाम देते हैं क्या, सिस्टाइन। ये चीज शायद आपको समझ में आओगे, अगर हम सिस्टीन को मिलाएंगे दो सिस्टीन को तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सिस्टाइन बनेगा। तो सेलिनोसिस्टीन को कोड करने वाला जो हमारा कोडॉन है वो है हमारा कौन सा, UAG। ये टर्मिनेशन कोडॉन है। टर्मिनेशन कोडॉन 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। ठीक है, तो हमारा सेलिनोसिस्टीन कोड हो रहा है UAG द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, बेस्ड ऑन द इमेज गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब इट करेक्टली। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोला है कि इस इमेज के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो बाकी के सारे देखिए आपको डबलेट में दिख रहे हैं। हमारे बॉडी में क्रोमोसोम का पेयर पाया जाता है, तो आपको सारे क्रोमोसोम की एक एक कॉपी दिख रही होगी। एक कॉपी यानी कि 2 क्रोमोसोम दिख रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड, ऐसे आप 22 तक देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा। तो हमारी बॉडी में 22 जो होते हैं, 22 पेयर, 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको XY के साथ में एक X एक्स्ट्रा भी दिख रहा है। तो अब क्या होगा कि इसको देख करके बहुत से स्टूडेंट ये समझ लेंगे कि ये तो भैया क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो देखेंगे क्लिनोफिल्टर किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको थर्ड ऑप्शन जो मिल रहा है उसी में केवल क्लिनोफिल्टर है। तो वो क्या करेंगे कि थर्ड ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे, तो थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा गलत। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैंडिंग के बारे में दिया गया। आप चारों ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर Q बैंडिंग, S बैंडिंग, C बैंडिंग और G बैंडिंग दिया गया है। यानी कि जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है ये बैंडिंग का दिख रहा है। चलिए ऑप्शन जरा मैच कराते हैं। तो इनिशियली 4 बेसिक टाइप ऑफ बेंडिंग टेक्निक वर रिकॉग्नाइज्ड। इनिशियली 4 तरह की बेंडिंग टेक्निक थी, Q बेंडिंग, G बेंडिंग, T बेंडिंग और R बेंडिंग। तो ये पहले 4 तरह की बेंडिंग थी, बाद में 2 तरह की बेंडिंग, N बेंडिंग और T बेंडिंग को भी आइडेंटिफाई किया गया। तो चलिए देखते हैं कि जो ये बेंडिंग पैटर्न है इसमें DNA जो है वो किस किस रीजन में स्टेट हैं। तो अब हम जरा ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन में बोल रहा है Q बेंडिंग नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप। तो नॉर्मल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक X क्रोमोसोम क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, G बेंडिंग नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप। तो फोर्थ ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारा जो आंसर जाना चाहिए वो सेकंड में से जाना चाहिए या फिर किस में जाना चाहिए, थर्ड बेंडिंग में जाना चाहिए। इसके लिए हमें G और C बेंडिंग को समझना होगा। G बेंडिंग जो है उसको समझना होगा और C बेंडिंग को समझना होगा। तो C बेंडिंग को जरा हम समझते हैं। तो C बेंडिंग स्टैंड दी कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन जब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं तो
इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है मान लीजिए, ये हमारा सेंट्रोमियर रीजन है। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो हमारे सेंट्रोमियर रीजन पर ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर टीलोमियर एंड पर पाए जाते हैं। सी बैंडिंग में देखिए आपको जैसे यहाँ पर ये फीमेल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया गया है, आप देख रहे हैं कि जब सी बैंडिंग हमने इसका किया तो ये सेंट्रोमियर वाले रीजन पर केवल स्टेन लिए हुए, बाकी रीजन पर स्टेन नहीं लिए है। लेकिन जब आप इस इमेज में देखेंगे तो सेंट्रोमियर पे तो लिए है, उसके अलावा अदर रीजन पर भी इसने क्या किया है, स्टेन लिया हुआ है, यानी कि ये हमारा जो है वो सी बैंडिंग तो नहीं होगा। इस वजह से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो अब हमारा बचा कौन सा, सेकंड ऑप्शन, यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब इसको ही समझ लीजिए कि देखिए एनुप्लाइडी में क्या होता है, एनुप्लाइडी में जो क्रोमोसोम का नंबर जो है जब एनाफेज में सेपरेशन होता है तो उसमें कम या ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए ज्यादा हुआ है, तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है कंसीडर एलील ए एंड स्मॉल ए इन पॉपुलेशन, हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए एलील इन पॉपुलेशन में कंसीडर करना है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस विल बी हाईएस्ट व्हेन, कह रहा है जो हेट्रोजाइगस होता है हमारा कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसकी फ्रीक्वेंसी कब सबसे ज्यादा होगी। तो अब ये हमारा जो है वो हार्डी विमर की इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर p प्लस क्यू इक्वल टू 1 से क्वेश्चन है। तो अब जरा इसको पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। तो हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है, वो चीज हम समझते हैं। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर p स्क्वायर है इसके अंदर हमारे दो एलील हो सकते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल ए, ये हमारी होमोजाइगस कंडीशन है डोमिनेंट के लिए। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों जब पास में आएंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हेट्रोजाइगस में कैपिटल ए और स्मॉल ए हो सकता है। हमसे पूछ रहा है कि इसकी फ्रिक्वेंसी कब सबसे ज्यादा होगी, वो हमें बताना है। तीसरा जो है वो हमारा क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, इसमें स्मॉल ए होता है। अब ये समझ लेते हैं कि है क्या। तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया, P इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील ए, Q इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल एलील ए, P स्क्वायर इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ जो डोमिनेंट कैपिटल ए जो है उसकी, और जो Q है जो स्मॉल जो एलील है उनकी फ्रिक्वेंसी है। 2pq जो है वो बता रहा है कि जो हेट्रोजाइगस की फ्रिक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। अब कह रहा है कि किस कंडीशन में जो हेट्रोजाइगस है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि 2pq की फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू पी इंटू क्यू। अब हम जरा रख कर देख लेते हैं। तो हम पहले p की वैल्यू अगर हम रखते हैं कितना, p इक्वल टू 0.5, और हम q की वैल्यू भी क्या रख लें, 0.5 रख लें। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो गई जब p इक्वल टू किसके है, q के, तो उसमें आपका आंसर आ रहा है कितना, फ्रिक्वेंसी आ रही है 2pq की 0.5। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं जिसमें p की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है यानी कि 0.8 है, और जो q की वैल्यू जो है वो हमारी 0.2 है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.32। ये कंडीशन कब है, जब आपका p की वैल्यू ज़्यादा है और q की वैल्यू क्या है, कम है, p इज ग्रेटर देन q। तीसरी कंडीशन में आप देख लीजिए कि आपका q क्या है, कम है, और जो q क्या है, ज़्यादा है, और p क्या है, कम है। तो इसमें आपका p की वैल्यू हो गई आपकी 0.3 और q की वैल्यू जो हो गई वो आपकी हो गई कितनी, 0.7 मान लीजिए, ठीक है, सॉरी। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पर q की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0.7। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.42, यानी कि आप देखिए 0.42 जब आपका q ज़्यादा है p से, 0.32 जब आपका p ज़्यादा है q से, और p और q जब दोनों बराबर है तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.5 आ रही है। यानी कि हेट्रोजाइगस की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब है, जब p इक्वल टू है किसके, q के। अब जरा आप ऑप्शन देख लीजिए, फ्रिक्वेंसी ऑफ a इज मोर देन फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल a, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल A इज लेस देन फ्रिक्वेंसी ऑफ A, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, P और Q को आप कंपेयर कर लीजिए, P जो है वो हमारा A है और Q जो हमारा स्मॉल a है।
फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। फ्रिक्वेंसी ऑफ ए एंड ए अफेक्ट्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस नॉट हेटेरोजाइगस, इससे ऑप्शन से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन जा रहा है। तो ये शायद आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वहाँ पर जो किडनी का जो फंक्शन होता है वहाँ से पूछा गया है, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इनहिबिट रेनिन सेक्रेशन। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बताना है इसमें से कौन सा एक फैक्टर है जो रेनिन सेक्रेशन के लिए रेनिन सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। 3 ऑप्शन इसमें आपके क्या होंगे, सही होंगे, एक ऑप्शन जो है वो गलत होगा। तो हमें पहले रेनिन की मैकेनिज्म को समझना होगा कि रिलीज कब होता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, उसका जो ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल पे क्या होता है, जो ब्लड इसके अंदर फ्लो होता है वो इसकी वॉल पर प्रेशर लगाता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं ब्लड प्रेशर। जब ये है हमारा किडनी का ग्लोमेरुलस, ये वोमेन कैप्सूल है, ठीक है, इसके अंदर से जो आर्टरी जाती है, उस जो अंदर आने वाली आर्टरी है उसको अफरेंट आर्टरी, और जो बाहर जो आर्टरी जहाँ निकल रही होती है ग्लोमेरुलस से उसको इफरेंट आर्टरी बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं क्या, वोमेन कैप्सूल। तो जो इफरेंट आर्टरी होती है, जब ये ब्लड इसमें आ रहा होता है तो ये इसकी वॉल पर प्रेशर डालता है। कभी कभी क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर उतना नहीं होता है, कम होता है, तो यहाँ पर हमारे जो है वो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर यानी कि जो प्रेशर को क्या करेंगे, सेंस करेंगे वॉल के प्रेशर को। एक सीएसआईआर के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो बैरो रिसेप्टर है उनका रोल क्या होता है। ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग किडनी का पूरा रोल समझेंगे, वहां पर रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम समझेंगे, वहां पर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर जब ब्लड प्रेशर लगेगा, ज्यादा होगा तो रेनिन आपका रिलीज नहीं होगा, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपका क्या होगा, रेनिन रिलीज होगा, क्योंकि उसको रेस्ट जो पाथवे है उसको रेगुलेट करना होता है। तो एफरेंट का रोल समझ में आ गया आपको। अभी जरा स्ट्रक्चर देखिए दूसरा वाला। इसमें देखिए जब आपका क्या है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो है, एफरेंट आर्टरी सेंस कर लेगी, ये वाली आर्टरी क्या करेगी, सेंस कर लेगी, क्योंकि इसके पास में कौन से रिसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर, जो सेंस करते हैं किसको, प्रेशर को। तो एफरेंट आर्टरी ने सेंस किया कि ब्लड प्रेशर आपका कैसा है, लो है। जैसे एफरेंट आर्टरी आपकी सेंस करेगी वो आप ब्लड प्रेशर लो है, तो किडनी से रिलीज होने लगेगा कौन सा हार्मोन, रेनिन हार्मोन। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है एक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो जाकर के वर्क करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में। उसके साथ साथ ये जो हमारा किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उससे एल्डोस्टेरोन और इन हार्मोन से हमारी बॉडी में उसको ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके साथ जो हमारी किडनी होती है वो सोडियम को बॉडी में रोक के रखती है, ताकि सोडियम जहाँ रहेगा तो वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, जिससे हम ब्लड प्रेशर को क्या कर सकेंगे, मेंटेन कर सकेंगे। तो लो ब्लड प्रेशर में हमारा क्या होता है, रेनिन का सेक्रेशन होता है। अब देखिए इसमें पूछा गया कि इनहिबिट करेगा, तो यानी कि लो में हमारा सेक्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो ये रेनिन को क्या करेगा, हाई ब्लड प्रेशर जो है ये रेनिन सेक्रेशन को क्या करेगा, ये यहाँ पर इनहिबिट कर देगा। अब ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा कैटाकोलामाइंस, कोई मतलब नहीं है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द अफरेंट आर्ट्रियोल लीडिंग टू ग्लोमेरुलर, इस ऑप्शन में कह रहा है कि जो अफरेंट आर्ट्रियोल है यानी कि ये वाली, यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। तो अगर हमने जब अभी डिस्कस किया कि रेनिन जब हमारा कब सेंस करता है, जब यहाँ पर अफरेंट आर्ट्रियोल पर ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो उसको सेंस करेगी किडनी और रिलीज करती है क्या, रेनिन। तो जब यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो बीपी जो है वो पहले से ही क्या है, बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से रेनिन रिलीज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या रखा जाएगा, यानी कि बढ़ा हुआ है, यानी कि रेनिन को क्या कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा। तो इनहिबिट रेनिन सेक्रेशन, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको अगर अच्छे समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसको आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि हमारा जो स्टडी ग्रुप है वो और बड़ा हो सके। इसके साथ साथ अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।